हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद जीएच। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेल संबंधी चोटें, यानी साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। आज हम इस चैप्टर में शारीरिक पुष्टि के घटक, खेल संबंधी चोटें, वर्गीकरण, कारण और बचाव, खेल चोटों के कारण, खेल चोटों के बचाव के कुछ सुझाव, खेल संबंधी चोटों का प्रबंधन, प्राथमिक चिकित्सा को पढ़ेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है शारीरिक पुष्टि के घटक। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है शक्ति, सेकंड गति, थर्ड सहन क्षमता, फोर्थ लचक, यानी कि स्ट्रेंथ, स्पीड, एंडोरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब हमारा अगला टॉपिक आता है शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है मांसपेशियों का आकार। इसमें मांसपेशियों के आकार में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है जिन व्यक्तियों की मांसपेशियों का आकार, लंबाई तथा चौड़ाई बड़ा होता है वह ज्यादा शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं, अतः बड़ी मांसपेशियों वाले व्यक्ति अधिक शक्तिशाली होते हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसी कारण पुरुष महिलाओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उनकी मांसपेशियां महिलाओं की अपेक्षा अधिक बड़ी होती है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है मांसपेशियों की संरचना। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारी सभी मांसपेशियां श्वेत व लाल फाइबर से बनी है, यानी कि रेड एंड व्हाइट ब्लड सेल से बनी है। जिन मांसपेशियों में श्वेत फाइबर यानी व्हाइट ब्लड सेल्स की प्रतिशतता अधिक होती है वह लाल फाइबर यानी कि रेड ब्लड सेल्स वाली मांसपेशियों की अपेक्षा तेजी से सिकुड़ने यानी कि श्रिंक हो सकती है, इसीलिए वह अधिक शक्ति उत्पन्न कर पाती है। सेकंड पॉइंट आता है जिन मांसपेशियों में लाल फाइबर यानी रेड ब्लड सेल्स की प्रतिशतता अधिक होती है वह अधिक समय तक कार्य करने में सक्षम होती है, अर्थात उनकी सहन क्षमता अधिक होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है गामक इकाइयों की संख्या। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा प्रत्येक मांसपेशी है बहुत सी गामक इकाइयों से मिलकर बनी होती है। मांसपेशियों की शक्ति इन्हीं गामक इकाइयों की संख्या पर निर्भर करती है। सेकंड पॉइंट आता है जिन मांसपेशियों में यह गामक इकाइयां अधिक होती है वह तीव्र तांत्रिका आवेग के कारण अधिक मांसपेशीय बल अर्थात शक्ति उत्पन्न कर पाती है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है गति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्नायु संस्थान की गतिशीलता। इसका फर्स्ट पॉइंट है जब कोई व्यक्ति बहुत तेजी से दौड़ता है तो उसकी मांसपेशियां भी तेज गति से संतुलित तथा शिथिल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सप्रेशन होती है। मांसपेशियों के इसी संकुचन तथा शिथिलन को स्नायु संस्थान की गतिशीलता कहा जाता है। सेकंड पॉइंट आता है स्नायु संस्थान को यह तीव्र उद्दीपन तथा प्रावरोधन केवल कुछ ही समय यानी कुछ ही सेकंडों के लिए होता है और उसके बाद गति में कमी आने लगती है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है विस्फोटक शक्ति। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा किसी भी तीव्र शारीरिक गतिविधि के लिए व्यक्ति में शक्ति विशेषकर विस्फोटक शक्ति का होना अनिवार्य होता है, अन्यथा उसकी शारीरिक गतिविधियों में अपेक्षित गति नहीं आती। सेकंड पॉइंट आता है उदाहरण के लिए मुक्केबाजी के दौरान यदि किसी मुक्केबाज में विस्फोटक शक्ति की कमी हो तो वह अपने प्रतिद्वंदी पर अपेक्षाकृत तेजी से प्रहार नहीं कर सकता। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है लचक। लचक के द्वारा व्यक्ति की गति की सीमा में वृद्धि होती है। लचकदार शरीर वाले व्यक्ति जब कोई गति संबंधी कार्य करते हैं तो उनकी मांसपेशियों में तनाव कम होता है जिससे फलस्वरूप उनकी ऊर्जा की भी बचत होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सहन शक्ति या सहन क्षमता निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है लैक्टिक एसिड की सहनशीलता, यानी कि जो हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड होता है उसकी सहन क्षमता, लैक्टिक एसिड जमने के बाद हम कितनी सहन क्षमता रखते हैं उसका अभी इसमें विस्तृत वर्णन करेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट आता है तीव्र शक्ति अधिकतर तीव्र शक्ति गतिविधियों के दौरान शरीर में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, यानी कि शरीर की जो गतिविधियां होती हैं, जो फास्टेस्ट गतिविधियां होती हैं, उनके कारण शरीर में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। सेकंड पॉइंट यदि व्यक्ति में लैक्टिक एसिड को सहन करने की क्षमता न हो तो वह शारीरिक गतिविधियों को निरंतर तीव्रता को अधिक समय तक जारी नहीं रख पाएगा, इसी कारण उसमें सहन शक्ति का विकास नहीं हो पाएगा। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है मितव्ययित गतिविधि तकनीक।
मितव्यत ढंग से की गई शारीरिक गतिविधियों के कारण ऊर्जा की कमी खपत होती है। इसी कारण किसी भी गतिविधि को लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है। इससे व्यक्ति की सहन क्षमता में भी वृद्धि होती है। थर्ड पॉइंट आता है मांसपेशीय संरचना। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जिन व्यक्तियों की मांसपेशियों में लाल फाइबर यानी कि रेड ब्लड सेल्स की प्रतिशतता अधिक होती है, उनमें अधिक सहन शक्ति वाले क्रियाकलापों की क्षमता अधिक पाई जाती है। जैसे कि मैराथन धावकों की टांगों में 90% से भी अधिक लाल फाइबर पाई जाती है। यानी कि जो मैराथन रनर होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो मैराथन दौड़ते हैं, उनकी जो लेग्स हैं उनमें 90% से भी ज्यादा रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। इसीलिए उनकी सहन क्षमता शक्ति बहुत ज्यादा अधिक होती है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है लचक को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। फर्स्ट पॉइंट है मांसपेशीय खिंचाव। इसमें पॉइंट हमारा फर्स्ट, नियमित रूप से शारीरिक गतिविधि न करने के कारण मांसपेशियां छोटी होती जाती हैं, जिनके कारण जोड़ों का विस्तार यानी कि रेंज ऑफ मूवमेंट भी सीमित होती जाती है, जिससे व्यक्ति की लचक में कमी आती है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है वातावरण। फर्स्ट इसमें वातावरण में पॉइंट है हमारा, अधिक तापमान गर्म वातावरण में रहने से व्यक्ति की लचक में वृद्धि होती है, जबकि कम तापमान ठंडे वातावरण में रहने से व्यक्ति की लचक में कमी आती है। इसलिए खेलों या व्यायाम से पहले शरीर को गरमाया जाता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा चोटें, यानी कि चोटें जो लगती है हमें खेलते समय या खेल क्रिया करते समय, अब हम उनको पढ़ेंगे। उत्तकों अथवा मांसपेशियों चोटों के कारण भी लचक में कमी आती है। हालांकि चोट ठीक होने के बाद विभिन्न व्यायामों द्वारा पहले जैसी लचक पुनः प्राप्त की जा सकती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है खेल संबंधी चोटों वर्गीकरण, कारण और बचाव। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा खेल चोटों का वर्गीकरण। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है खेल चोटों के वर्गीकरण में हमारा बाहरी चोटें। यह चोटें बाहरी कारक जैसे अनुपयुक्त खेल सामग्री, उपकरण, अव्यवस्थित खेल क्षेत्र, सतह, कोर्ट आदि सुरक्षा उपकरणों का उपयोग न करने तथा खिलाड़ियों द्वारा खेले जाने वाली गलत खेल तकनीकों के कारण लग सकती है। बाहरी चोटें शरीर के बाहरी हिस्सों पर लगती है, जिन्हें देखा जा सकता है। सेकंड पॉइंट आता है अंदरूनी चोटें। खेलों के प्रशिक्षण अथवा प्रतियोगिता के दौरान शरीर अंगों को अत्यधिक अथवा अनुरूप प्रयोग करने के कारण अंदरूनी चोटें लग सकती है। अंदरूनी चोटों के कारण होने वाले हल्के दर्द यदि गंभीरता से नहीं लिया जाए और गतिविधियों को चालू रखा जाए तो उसका परिणाम खतरनाक भी हो सकता है। आगे चलकर वह उस अंग की काफी क्षति पहुंचा सकता है। अंदरूनी चोटों को गुम चोट भी कहा जाता है, क्योंकि अंदरूनी चोटों को देखा नहीं जा सकता। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है खेल चोटों के कारण। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा अपर्याप्त अनुकूलन। यदि अभ्यास सत्र के दौरान पर्याप्त अनुकूलन नहीं करता तो उसका शरीर पूरी तरह से उस खेल के लिए अभ्यस्त नहीं होता, जिसके कारण खेल के दौरान चोट लगने की संभावना काफी बढ़ जाती है। हमारा सेकंड टॉपिक आता है पुष्टि की कमी। यदि खिलाड़ी शारीरिक क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से पुष्ट नहीं है यानी कि फिट नहीं है, तो उस खिलाड़ी को अथवा खेल प्रशिक्षण के दौरान भी चोट लगने की संभावना हर समय बनी रहती है। किसी ने सही कहा है कि एन अनफिट इंडिविजुअल इज मोर प्रोन टू इंजरियस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अब हमारा थर्ड टॉपिक आता है पोषक तत्वों की कमी। भोजन में पोषक तत्वों की कमी के कारण भी खिलाड़ियों को चोट लग सकती है। जैसे कि यदि खिलाड़ियां भोजन में कम कैल्शियम तथा फास्फोरस युक्त आहार होते हैं तो इसी शरीर में इनकी कमी के कारण खेल या प्रशिक्षण के दौरान गिरने या टकराने से अस्थि या अभंग होने की संभावना होती है, यानी कि फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट आता है चोट की पुनरावृत्ति। यदि कोई खिलाड़ी किसी चोट से बिना पूरी तरह उभरे दोबारा से खेलों में भाग लेना शुरू कर देता है तो ऐसे में उसकी चोट पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ जाती है, यानी कि दोबारा उस चोट का उभरना निश्चित हो जाता है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है अनुचित खेल उपकरण। कई बार अनुचित खेल उपकरणों के कारण चोट लग सकती है। जैसे कि यदि कोई धावक अपने पैरों के नाप से
थोड़े बड़े जूते के साथ दौड़ लगाता है तो ऐसे में उसके चोट लगने की संभावना बन जाती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है खेल चोटों में बचाव के कुछ सुझाव। इसमें फर्स्ट पॉइंट है सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रयोग। खेल के दौरान चोटों से बचने के लिए जरूरी है कि खिलाड़ियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। इस प्रकार के उपकरण खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये उपकरण अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है संतुलित आहार। खिलाड़ियों को संतुलित आहार लेना चाहिए। यदि खिलाड़ी उचित आहार नहीं लेते तो उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। पोषक तत्वों की कमी से मांसपेशियों की कार्यकुशलता में कमी आती है तथा मांसपेशियों में खिंचाव की संभावना बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा निष्पक्ष खेल संचालन। यदि खेल प्रतियोगिताओं में खेल का संचालन निष्पक्ष तरीके से किया जाता है तो खिलाड़ियों का मनोबल बना रहता है। वे अनुशासन में खेलते हैं और उन्हें चोट लगने की खतरा भी कम हो जाता है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा उचित तकनीक का प्रयोग। यदि खिलाड़ी खेलों में अच्छी तकनीकों से द्वारा प्रशिक्षित होता है, यानी कि अच्छी तकनीकों के द्वारा वह प्रशिक्षित होते हैं, तो उनके खेल चोटों का विशेषकर अस्थि भंग का खतरा कम हो जाता है। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है अति प्रशिक्षण न करना। यदि लंबी अवधि तक प्रशिक्षण न किया हो तो जटिल शारीरिक क्रियाएं लाभ की अपेक्षा हानिकारक होती है। इसीलिए प्रशिक्षण ध्यानपूर्वक करना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है खेल संबंधी चोटों का प्रबंध। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा मुलायम तथा कोमल ऊतकों की चोट, यानी कि रगड़ या छीलना। रगड़ या छीलना त्वचा की चोट है। रगड़ या छीलना प्राय किसी उपकरण या सतह के साथ रगड़ने के परिणाम स्वरूप हो जाता है। इसमें सेकंड पॉइंट आता है कभी कभी नीचे गिरने से भी रगड़ या छीलना हो सकता है। रगड़ या छीलने का सबसे अधिक खतरा विशेषकर उस जगह पर होता है जहां अस्थि त्वचा के बहुत पास हो। रगड़ या छीलने का प्रबंधन। सबसे पहले प्रभावित भाग को साफ पानी से साफ कर लें। फिर किसी निष्कृत कपड़े से प्रभावित भाग पर लगे धूल के कणों को साफ कर प्रभावित स्थान को सुखा देना चाहिए। इसके बाद प्रभावित भाग पर एंटीसेप्टिक क्रीम यानी कि ऑइंटमेंट लगाएं। यदि चोट ज्यादा गंभीर हो तो तुरंत डॉक्टर द्वारा उचित ड्रेसिंग कराएं तथा संक्रमण से बचाव के लिए टेटनस का टीका लगवाएं। सेकंड है कंज्यूम्शन। कंज्यूम्शन मांसपेशियों की चोट है। इस प्रकार की चोट किसी खेल उपकरण या किसी अन्य वस्तु से प्रत्यक्ष रूप से टकराने के कारण लग सकती है। मुक्केबाजी, कबड्डी, कुश्ती आदि में कंज्यूम्शन होना सामान्य बात है। कंज्यूम्शन में मांसपेशियों में रक्त कोशिकाएं यानी कि ब्लड वेसल्स टूट जाती है और कभी कभी मांसपेशियों से रक्त भी बहने लगता है। कंज्यूम्शन का प्रबंधन। कंज्यूम्शन के साथ पर तुरंत पानी या बर्फ द्वारा दबाव का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कोल्ड कंप्रेशन करना चाहिए। हालांकि यह प्रयोग बहुत अधिक देर तक लगातार नहीं करना चाहिए। सेकंड पॉइंट सूजन की स्थिति में डॉक्टर की सलाह अनुसार दवाइयां देनी चाहिए। थर्ड पॉइंट कंज्यूम्शन के पुनरावृत्ति के लिए लचक संबंधी व्यायाम करने चाहिए। थर्ड खरोंचे। इस प्रकार की चोटें किसी नुकीले अथवा तेज धार की वस्तुओं से त्वचा की अनियमित रूप से कटने के कारण लगती है। सेकंड पॉइंट इस प्रकार की चोटों में अधिक रक्तस्राव नहीं होता है। यह इन चोटों पूरी तरह ठीक होने के बाद भी इनके खुरचने के निशान शरीर पर रह जाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मोच। यह लिगामेंट की चोट होती है। मोच अधिक खिंचाव या लिगामेंट के फटने के फलस्वरूप हो जाती है। सामान्यतः मोच कोहनी के जोड़, व्रिस्ट जॉइंट या टखने के जोड़, एंकल जॉइंट पर होती है। कभी कभी मोच के साथ साथ अस्थि भंग भी हो सकती है, यानी कि फ्रैक्चर भी हो सकता है। मोच की स्थिति में सूजन के साथ साथ दर्द भी होता है। कई बार मोच के कारण लिगामेंट ढीला भी हो जाता है। मोच के लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि मोच किस प्रकार की है, अस्थि हल्की यानी कि माइल्ड है या गहरी है। मोच का प्रबंधन। मोच के प्रबंधन या उपकरण के पास प्राइज या माइस प्रक्रिया निम्न प्रकार से अपनाई जाती है। प्राइज प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। माइस
मोबिलाइजेशन, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है खिंचाव। खिंचाव की मांसपेशियां विचोट की मांसपेशियां है। खिंचाव साधारण या असाधारण भी हो सकता है। कई बार खिंचाव के कारण पूरी मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण उस हिस्से को हिलना भी असंभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में खिंचाव वाली जगह पर असहनीय दर्द भी हो सकता है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है अस्थियों व जोड़ की चोट का प्रबंधन। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा जोड़ों का विस्थापन। जोड़ों का विस्थापन खेलों के दौरान लगने वाली एक मुख्य चोट है। वास्तव में यह जुड़ी हुई अस्थियों के जोड़ को सतह का विस्थापन होता है। विस्थापन वह चोट होती है जो अस्थियों को उनके सॉकेट्स से बाहर आने को मजबूर करती है। यह अस्थायी रूप से जोड़ को विकृत कर देती है। जोड़ों का विस्थापन निम्न प्रकार से होता है: निचले जबड़े का विस्थापन, कंधे के जोड़ का विस्थापन, कूल्हे के जोड़ का विस्थापन, जोड़ों का विस्थापन का प्रबंधन। तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें। सेकंड पॉइंट, अपने आप जोड़ को हिलाने या फिट करने का प्रयास न करें। थर्ड पॉइंट, सूजन पर नियंत्रण रखने हेतु जोड़ के विस्थापन भाग पर बर्फ लगाएं। थर्ड पॉइंट, डॉक्टर मदद आने तक प्रभावित जोड़ों को फिक्स अवस्था में रखने के लिए स्लिंग या स्प्लिंट का प्रयोग करें। सेकंड पॉइंट आता है अस्थिभंग। असाधारण अस्थिभंग, विस्तृत अस्थिभंग, जटिल अस्थिभंग, कच्ची अस्थिभंग, बहुमुखी अस्थिभंग, पक्की यानी कि पचड़ी अस्थिभंग, ये कुछ अस्थिभंग होते हैं हमारे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है विभिन्न प्रकार के अस्थिभंग से बचाव के लिए टिप्स। फर्स्ट पॉइंट है इसके लिए शरीर के सभी अंग तैयार काल के दौरान उचित अनुकूलन करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, थकावट की दशा में खिलाड़ियों को खेल जारी नहीं रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट, खेल संचालन निष्पक्ष ढंग से होना आवश्यक है। फोर्थ पॉइंट, अभ्यास तथा प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों को सतर्क व सावधान रहना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, खेलों में भाग लेने से पूर्व उस खेल का वैज्ञानिक ज्ञान अवश्य होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा किसी दुर्घटना, आपदा या अचानक बीमारी की स्थिति में घायल या मरीज को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले या डॉक्टर तक के पहुंचने तक मौके पर ही उसकी प्राथमिक देखभाल उपचार को प्राथमिक सहायता चिकित्सा कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति घर का सदस्य या अन्य कोई भी व्यक्ति हो सकता है। थर्ड पॉइंट, प्राथमिक चिकित्सा का परीक्षण प्रत्येक व्यक्ति के लिए इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि प्रशिक्षण से ही रोग खतरे की पहचान यानी कि चेक फॉर डेंजर की जा सकती है तथा उचित सहायता प्रणाली अपनाई जा सकती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राथमिक चिकित्सा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। फर्स्ट पॉइंट, जीवन को सुरक्षित करना। प्राथमिक चिकित्सा का सर्वप्रथम उद्देश्य प्रभावित व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना होता है। इसके लिए सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घायल व्यक्ति की सांस सामान्य रूप से चल रही है कि नहीं। सेकंड पॉइंट आता है शारीरिक क्षति को बढ़ाने से रोकना। प्राथमिक चिकित्सा को चाहिए कि वह प्रभावित व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करे तथा शारीरिक क्षति को प्राथमिक चिकित्सा विधि द्वारा और अधिक गंभीर होने से रोके। थर्ड पॉइंट आता है रिकवरी की गति को बढ़ाना। समय रहते सामान्य चिकित्सा सुविधा प्रदान करने से रिकवरी की गति को बढ़ाया जा सकता है। इसमें रिकवरी प्रक्रिया की शुरुआत भी सम्मिलित है, जैसे कि जले हुए स्थान पर बर्फ लगाने से जलन कम हो जाती है तथा रिकवरी प्रक्रिया भी तीव्र हो जाती है। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा चिकित्सा सहायता जल्द उपलब्ध कराना। प्रारंभिक चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य शुरुआती चिकित्सा सहायता को जल्द से जल्द प्रदान करना है। वास्तव में कई बार कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती है जहां घायल से पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा से ज्यादा चिकित्सा सहायता की जरूरत होती है। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा लास्ट पॉइंट दर्द व पीड़ा को कम करना। घायल या पीड़ित व्यक्ति को दर्द व पीड़ा को कम करना प्राथमिक सहायता का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। किसी भी प्रकार की दुर्घटना में दर्द का होना स्वाभाविक है। दुर्घटना में यदि अस्थि टूट जाती है या जोड़ का विस्थापन हो जाता है तो दर्द असहनीय हो जाता है, जिसे कम करना प्राथमिक सहायता
मुख्य उद्देश्य होता है। यानी कि अगर कोई भी जब भी हमें कोई चोट लगती है तो उसमें हमें अस्थि भंग या लिगामेंट्स वगैरह में चोट लगने का अधिक खतरा होता है। उस टाइम पर हमारा दर्द जो होता है, जो हमारा पेन होता है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उस समय पर हमें जल्दी से जल्दी पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, जिससे कि उसका दर्द कम हो सके और डॉक्टर उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके। हमारा यह पार्ट खेल में शारीरिक क्रिया विज्ञान और चोटें यानी कि साइकोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स यहीं पर समाप्त होता है। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो या हमें इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट करके पूछ सकते हो। आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।